किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को प्याज की खेती की संपूर्ण जानकारी देंगे। इसकी खेती आप कब कर सकते हैं, किस किस उद्देश्य से प्याज की खेती की जाती है, इसका समय क्या है, मिट्टी क्या है, जलवायु क्या है, इसकी नर्सरी आप लोग कब तैयार करेंगे, खेत की तैयारी कब करेंगे, रोपाई की विधियां, खरपतवार जो है उसमें ना हो उसके लिए आप क्या करेंगे, और उसकी सिंचाई, खाद और उत्पादन लागत, ये सभी जो चीजें हैं आज हम यहाँ पर आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे। जब भी एक नया किसान खेती करने जाता है तो वह यह चाहता है कि जो है उसे एक अनुमान हो अगली वाली फसल क्या कैसे होगी, लेकिन हम यहाँ पर आपको लोगों को उससे भी ज़्यादा चीज़ें बताएंगे। यहाँ पर जो रोपाई की विधियाँ हैं, रोपाई की 3 विधियों के बारे में हम बताएंगे। आप उन सभी चीज़ों को आराम से कर सकते हैं और कौन सा आपके लिए फायदेमंद होगा आप उसको कीजिए, ये नहीं कि जो सर्वश्रेष्ठ हो आप उसको कीजिए। और ये जो प्याज की खेती होती है ये बड़ी आसान है। खास तौर पे यहाँ पर हम जब बता रहे हैं तो ज़्यादातर हमारी जो वीडियो लोग देखते हैं वह हिंदी बोलने वाले लोग होते हैं, और जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं ये सामान्यतः उत्तर भारत के क्षेत्र में हैं, और इसको हम विशेष ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बताएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, यह मेथड आप अन्य जगहों पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम चर्चा करेंगे खास तौर पे जो है यहाँ के क्षेत्रों को देखते हुए करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं अपनी जो हमारी पहली टॉपिक है कि इसका जो उद्देश्य है, इसको हम नया ऐड किए हैं इस वीडियो में। इसका कारण ये है कि हम कोई चीज़ अगर बता रहे हैं तो लोग आते हैं और कहते हैं कि नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। तो हर फसल जो होती है उसके कई उद्देश्य होते हैं और उस हिसाब से उसकी खेती की जाती है। तो इसका जो उद्देश्य होता है, जो प्याज की खेती की जाती है ये 3 प्रकार से की जाती है, 3 उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए। पहली तो जो प्याज आती है जो आप तड़का या सब्जी या जो भी बना करके खाते हैं, और वो लाल वाली होती है, पीली वाली होती है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस तरीके की जो प्याज होती है इसे मुख्य तौर पे भारत में इसकी खेती होती है। पहली चीज तो ये हो गई। अब जो दूसरा आता है वो हरी प्याज के लिए आता है, और जो हरी प्याज की जो खेती होती है उसकी जो है सप्लाई होती है मंडियों में ही, और उसे लोग अपने पकौड़ी बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए प्रयोग में लेकर के आते हैं। लेकिन जो हरी वाली प्याज की खेती होती है ये सभी जगहों पे नहीं होती है, जहां पर होती है, जहां पर इसकी मांग रहती है आप वहां करें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो ये दूसरा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य होता है कि इसकी जो खेती होती है वो बीज के उत्पादन के लिए होती है। तो ये 3 चीजें थी जिनको ध्यान में रखते हुए किसान खेती करते हैं। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि प्याज की बीज का उत्पादन कैसे किया जाता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उसके लिए हम स्पेशल वीडियो लेकर के आएंगे। प्याज की खेती से संबंधित कुछ वीडियो आ गए हैं जो कि आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दिया गया है। अब हम आ जाते हैं समय पे कि इसकी खेती हम कब कर सकते हैं। देखिए, इसकी खेती 2 मौसमों में खास तौर पे होती है। पहली होती है आपकी रबी के मौसम में और दूसरी होती है खरीफ के मौसम में। तो जो रबी के मौसम वाली फसल होती है इसकी जो नर्सरी तैयार की जाती है यह आपका अक्टूबर और नवंबर के महीने में नर्सरी तैयार करना शुरू कर दिया जाता है, और दिसंबर जनवरी में इसकी रोपाई होती है। तो ये हो गया। और जो आपकी खरीफ की होती है वह खरीफ के मौसम में जो है नर्सरी पहले तैयार कर लेते हैं और उसके बाद इसकी रोपाई की तैयारी करते हैं। अब बात आती है कि जो हमारी मिट्टी है, जलवायु है, काफी किसान होते हैं और आप देखे होंगे खास तौर पे जब कुछ लोग बताते हैं तो कहते हैं इसके लिए काली मिट्टी होनी चाहिए, इसके लिए दोमट मिट्टी होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए क्या नहीं, तो इसके लिए सामान्यतः 2-3 चीजें हैं जो हम आपको बता दे रहे हैं। आपकी जो मिट्टी है ये उपजाऊ होनी चाहिए, और उसमें जो है आपका जीवांश की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए, और कोई भी मिट्टी रहे आप वहां पर खेती कर सकते हैं। लेकिन मिट्टी हमेशा भुरभुरी होनी चाहिए, क्योंकि यह कंद वर्गीय फसलों में आती है। तो इसका जो कंद होता है नीचे पड़ता है, अगर मिट्टी में दब गया और मिट्टी आपकी हार्ड होती है तो जो प्याज का आकार है बड़ा नहीं होता है, जिसकी वजह से आपके उत्पादन पे असर पड़ सकता है। अब बात आती है जलवायु की कि जो हमारी जलवायु होनी चाहिए ये कैसी होनी चाहिए। देखिए, जब आप प्याज की नर्सरी तैयार कर रहे हैं, इसकी रोपाई कर रहे हैं, तो जलवायु कैसी भी रहे कोई दिक्कत नहीं है। सामान्यतः इसका जो तापमान होता है ये 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना सर्वोत्तम माना जाता है। 15 डिग्री सेल्सियस भी कोई दिक्कत नहीं है। और रबी के मौसम में जब उगाई जाती है तो टेम्परेचर कई परिस्थितियों में 4-5 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है उत्तर भारत के क्षेत्र में।
तो उससे कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन जब प्याज की हार्वेस्टिंग होती है, जब इसे उखाड़ा जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में बारिश का मौसम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी बारिश हो गई तो वहां पर जो है आपकी प्याज सड़ जाएगी, उसकी स्टोरेज क्षमता घट जाती है। तो इस वजह से यह विशेष तौर पे ध्यान में रखा जाता है जलवायु में कि जब आपकी प्याज की खुदाई होती है उस समय जो बारिश का मौसम है ये नहीं होना चाहिए। अगर बारिश हो गई तो प्याज खराब हो जाएगी। अब बात आती है नर्सरी। देखिए, जब हम नर्सरी की बात करते हैं तो इसमें एक चीज का ध्यान आप लोगों को रखना होता है कि जब आप खेत की तैयारी करने जाते हैं, खासतौर पे अगर आप रबी के मौसम में लगाने जा रहे हैं, तो यहां पर आपको अक्टूबर से लेकर के नवंबर के बीच में इसकी नर्सरी आप लोगों को तैयार करनी है। और नर्सरी तैयार करने में जो समय लगता है वो लगभग 50 से 60 दिन तक में आपकी जो नर्सरी है ये तैयार हो जाती है। और अगर आप पहले से नर्सरी नहीं तैयार किए हैं तो समस्या हो सकती है। तो इस वजह से अक्टूबर से नवंबर के बीच में नर्सरी तैयार कर लेते हैं और उसके बाद जो है आप खेत की तैयारी करते हैं। अब बात आती है कि जो खेत की तैयारी है इसे आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, जब आप खेत की तैयारी करने जाते हैं तो कुछ चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, और जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको लगभग 5 से 6 ट्राली गोबर की खाद की जरूरत पड़ेगी। और जो रासायनिक खाद रहेगी, जो आपकी डीएपी, सिंगल सुपर फास्फेट और पोटास, ये जो तीनों खादें हैं इसे आप बराबर मात्रा में लेंगे। और सभी खादों की जो मात्रा रहेगी ये रहेगी लगभग 50 केजी। देखिए, यहाँ पर जो हम चीजें बताते हैं एक औसत बताते हैं। इसका कारण ये है कि कई क्षेत्रों में थोड़ा परिवर्तन किया जाता है और आप इसे अपने स्तर पे परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी मिट्टी कमजोर है तो आप इसे 70 किलो भी कर सकते हैं, और अगर आपकी मिट्टी मजबूत है तो इसे 40 किलो भी कर सकते हैं। तो एक एवरेज हम यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं। 50 किलो ये ले लिए, 50 किलो सिंगल सुपर फास्फेट ले लीजिए और पोटास ले लीजिए। अब इन तीनों को मिक्स करके आपको अपने पूरे खेत में बिखेरना होता है। यह बिखेरेंगे कब? देखिए, जब आप खेत की तैयारी करने जाते हैं तो सबसे पहले एक आपको जुताई करनी होती है, गहरी जुताई। आप चाहे जिस यंत्र की सहायता से कर सकते हैं। और जब आप जुताई कर लेते हैं तो उसके बाद अगर आपका खेत समतल नहीं है तो उसे समतल करवा दीजिए, क्योंकि अगर आपका खेत समतल नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में आपके जो प्याज का उत्पादन होता है उस पर असर पड़ेगा। आपका खेत समतल हो गया, अगर नहीं हुआ है तो समतल कर लिए, और उसके बाद आपको ये खाद डालना है। ध्यान रखें, कभी भी किसी भी फसल में जब आप खेत की तैयारी करने जाते हैं और उसको आपको समतल करना होता है तो उसमें खाद डालने से पहले समतल किया जाता है। अगर आप खाद डालने के बाद समतल किए तो ऐसी परिस्थिति में यह खाद जो होती है कहीं पर ज़्यादा एकत्रित हो जाती है और कहीं पर कम एकत्रित हो जाती है, जिसकी वजह से जो आपका उत्पादन है उस पर असर पड़ेगा और आपके खेत में कहीं पर प्याज अच्छी होगी, कहीं पर नहीं अच्छी होगी। तो ये देखने को मिल सकता है। तो इस वजह से समतल करके इसको खाद डालिए और उसके बाद रूटावेटर से एक बार मिला दीजिए। आपका खेत तैयार हो गया। अब हम आते हैं जो हमारी विधियां होती हैं, ये कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो इसके लिए हम आप लोगों को बता दें कि इसकी 3 विधियां होती हैं। हमारी पहली जो विधि होती है ये होती है मेड़ विधि, या इसे आप बेड विधि कह सकते हैं, क्योंकि हमारे जो इलाके हैं वहाँ पर हम सब सामान्यतः मेड़ शब्द प्रयोग करते हैं और कई जगहों पे बेड शब्द प्रयोग किया जाता है। लेकिन मेड़ और बेड में थोड़ा सा अंतर होता है। और दूसरी जो है हमारी ये है परंपरागत, और ये जो हमारी परंपरागत विधि है ये दूसरी है। और जो तीसरी हमारी विधि आती है ये हमारी आती है पैरा। ये जो पैरा विधि है इसके बारे में, परंपरागत विधि के बारे में, और जो बेड विधि है इसके बारे में हम आप लोगों को यहाँ पर डिटेल में बताएंगे। अब आपकी खेत की तैयारी हो गई है, उसके बाद ये वाला मेथड आपका अप्लाई किया जाएगा आपके खेत के ऊपर। जैसे अगर आप बेड पे प्लांटेशन कर रहे हैं तो सामान्यतः ऐसी परिस्थिति में आपको बेड बनाने के लिए कोई भी, चाहे वह पावर टिलर की सहायता से आप बनाते हो या ट्रैक्टर की सहायता से बनाते हो, तो उससे बेड बना करके आप इस पे रोपाई कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास बेड बनाने के लिए यंत्र नहीं मौजूद है और आप फावड़े की सहायता से बनवा रहे हैं, तो ऐसे में ये काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। और दूसरा है इसमें जो आपकी ड्रिप इरिगेशन होता है, टपक सिंचाई जो होती है, यह अगर है तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा इसके उत्पादन को प्लस करने के लिए।
तो ये बेड पे आपका प्लांटेशन होता है और वहीं पर ड्रिप लगी होती है, जिससे हल्का हल्का पानी मिलता है और रोग कम लगते हैं। जो आपका प्याज का कंद होता है ये बड़ा होता है और वह ज़्यादा दिनों तक टिकाऊ होता है, तो यह देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप बेड नहीं बना पा रहे हैं और मेड़ बना रहे हैं, तो मेड़ जो होती है, हम आप लोगों को बता दें, मेड़ और बेड में थोड़ा सा जो अंतर होता है, जो आपकी मेड़ होती है ये इस तरीके से होती है या यू आकार की होती है, लेकिन आपका जो बेड होता है वो इस तरीके से कुछ होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये वाला जो इलाका रहता है ये आने जाने के लिए खुला रहता है, इधर भी एक इलाका होता है, फिर आपका इस तरीके से रहता है। तो इस पे हम अपने पौधे की रोपाई करते हैं और बीच में ही ड्रिप लगाते हैं और ड्रिप की सहायता से सिंचाई किया जाता है और जो खाद है आप ड्रिप की सहायता से ही देते हैं। तो इन तरीकों को आप ड्रिप में आजमा सकते हैं। लेकिन जो आपकी मेड़ विधि में है, क्योंकि ये पहली विधि है, तो आप जो है ये आपकी मेड़ है, तो एक पौधा यहाँ पर लगाएंगे, एक पौधा आप बीच में लगा देंगे, एक यहाँ पर लगा देंगे। तो ऐसे जिग जैग तरीके से आप मेड़ पे लगाते जाइएगा। अब ये जो दोनों विधियां हैं ये अपने आप में खासियत रखती हैं और हम ये कह सकते हैं कि बेड वाली सर्वोत्तम है, उसके बाद मेड़ वाली है। और अगर आपके पास ड्रिप वगैरह नहीं है तो आप इससे कर सकते हैं। अब दूसरी हमारी आती है परंपरागत विधि, और ये जो परंपरागत हमारी विधि है इसमें क्या होता है, देखिए जैसे हम मान के चलते हैं कि आपका जो खेत है वो इस तरीके से है, 1 एकड़ का आपका खेत है और यहाँ पर हम मुख्य नाली जो है कर देते हैं और उसके बाद खेत को छोटी छोटी क्यारियों में बांट देते हैं। जब यह छोटी छोटी क्यारियों में हम बांट देते हैं तो यहाँ जो क्षेत्र बचता है यहाँ पर हम प्याज का जो है पौधरोपण करते हैं। अभी हम यहाँ पर एक चीज आप लोगों को नहीं बताए हैं, वो ये है कि जो प्याज के पौधे होते हैं उनके बीच दूरी कितनी होनी चाहिए, तो आप लोगों को हम यहाँ पर बताएंगे और यह सभी तीनों में ही एक ही दूरी लगभग रखी जाती है। तो इस तरीके से आपका होगा। लेकिन ये कितना चौड़ा होना चाहिए, देखिए सामान्यतः इसको आप 6 फीट से लेकर के 10 फीट चौड़ा रखिए और इसकी जो लंबाई है अधिकतम आप जो है 20 से 25 फीट रखिए। तो ऐसे में क्या होता है कि जो आपका पानी आप लगाते हैं, तो यहाँ पर जब आप पानी लगाए और अंत में पहुँचने वाला है तभी यहाँ से बंद कर दिए और ये वाला जो पानी है इस क्षेत्र में चला गया, सभी जगहों पर बराबर पानी लग जाता है। तो जो पानी है आपके खेत में अधिक नहीं होने पाता है, जिसकी वजह से जो आपकी प्याज है ये सड़ती नहीं है और अच्छी रहती है। अब ऐसा है कि परंपरागत विधियां में कई मॉडिफिकेशन है और उसको आप करके इसे भी बेहतर उत्पादन ले सकते हैं और बेहतर क्वालिटी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर परंपरागत विधि को परंपरागत मन से दिमाग से करेंगे तो सक्सेस नहीं होगा। तो इस तरीके से आपका खेत की तैयारी करनी होती है ये परंपरागत विधि में। अब क्या होता है कि अब यहाँ पर आप लोगों को पौधरोपण करना है, चाहे वह बेड पे हो या आपका ये परंपरागत तरीके से हो। अब यहाँ पर जब आप पौधरोपण करने जाते हैं तो ये आपकी जो क्यारी है इसमें आप अपने पौधे का रोपण करेंगे तो जिग जैग तरीके से होता है। और कुछ लोग लाइन में रोपाई करना पसंद करते हैं और यह रोपाई करने के लिए अब तो मशीनें भी आ गई हैं, पहले हाथ की सहायता से किया जाता था। और इस तरीके से आप जब अपनी रोपाई कर देते हैं तो एक प्याज के पौधे से दूसरे प्याज के पौधे की जो दूरी होती है ये सामान्यतः 4 इंच रखने की कोशिश की जाती है। अब कोई नापने लेकर के नहीं बैठता है, एक अंदाजा रखा जाता है और 4 इंच की दूरी रखते हैं, जिससे जो आपके प्याज के कंद होते हैं ये बड़े होते हैं, स्वस्थ होते हैं, रोग कम लगता है। तो 4 इंच रखने की कोशिश की जाती है। अब आप जान चुके हैं कि जो आपके पौधे की रोपाई है ये कितने दूरी पे करना है, कैसे करना है, बेड वाले विधि पे कैसे करना है और परंपरागत वाले पे कैसे करना है। आपका ये चीजें फाइनल हो गई। अब बात आती है कि जब भी हम पौधरोपण करते हैं तो उसके तुरंत बाद सिंचाई करते हैं और ये बहुत जरूरी होता है। अगर आप सिंचाई नहीं करते हैं तो समस्या खड़ी हो सकती है। अब ऐसा नहीं है कि जो है 1 घंटे का इंतजार अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं किसी कारणवश, लेकिन 5 से 6 घंटे से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अब जब आप सिंचाई करने जाते हैं तो वहां पर आपको 2 निर्णय लेने होते हैं। पहला तो ये है कि आप जो है क्या खरपतवार निवारक जो दवा होती है उसका प्रयोग करना चाहते हैं, जिससे जो आपकी मिट्टी है उसमें से घास नहीं उगने पाती है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो जब आपकी रोपाई हो गई है उसी समय आपको ये खरपतवार नियंत्रण के तहत हम आप लोगों को बता रहे हैं, ये वाला जो हमारा टॉपिक है
इसमें आपको जो पेंडामेथिलीन हमारा होता है दवा, उसे हम ले लेते हैं और 1 लीटर से 1.5 लीटर हम लेते हैं। अगर आपके खेत में बहुत ज़्यादा घासें उगती हैं तो ऐसे में 1.5 जो है लीटर रखिए, लेकिन हम ये आपसे कहेंगे कि आप 1 लीटर 200 ml रखने की कोशिश कीजिए। इससे क्या करते हैं, हम पूरी दवा को बालू ले लेते हैं और उसमें मिक्स कर लेते हैं। अब बालू ले लिए, उसमें मिक्स कर लिए और जितना भी बालू हमारा तैयार हुआ उसे 1 एकड़ क्षेत्र में हम फेंक देते हैं, बराबर मात्रा में फेंकेंगे। अब जब दवा को हम फेंक दिए हैं और उसके बाद हम सिंचाई कर देंगे, तो इससे क्या होगा कि हमें तकरीबन 40 से 50 दिन 60 दिन तक अलग क्षेत्रों में अलग अलग हिसाब से परिणाम आते हैं, तो राहत मिल जाती है, घास नहीं उगने पाती है। और जब शुरू में लगभग 40 से 50 दिन घास नहीं उगती है तो ऐसे में जो आपकी प्याज है ये तुरंत ऊपर आ जाती है, कोई समस्या उसे नहीं होती है, जिसकी वजह से आपके जो पौधे हैं ये स्वस्थ होते हैं, प्याज प्लस पॉइंट में चली जाती है। अब पहला खरपतवार निवारण तो आपका ये हो गया। अब जो दूसरा खरपतवार निवारण है उसे आप कैसे करेंगे? अब देखिए, इसमें आपका जब प्याज रोपाई हुई है उस समय खरपतवार निवारण का उपाय आप किए हैं, और अब जो दूसरा होता है, जब अगर उग गई, कुछ घासें होती हैं जो उग आती हैं या थोड़ी बहुत तो आ ही जाती हैं बाद में, तो उनसे कैसे निपटेंगे, इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो रिजल्ट के साथ लेकर के आएंगे, आप उसको देख लीजिएगा। और आपका अब आते हैं हम पैरा विधि पे। हाँ, जो ये हम आप लोगों को खरपतवार नियंत्रण बताए हैं वही विधि पैरा वाले में भी अप्लाई होगी, पर कैसे हम अभी आप लोगों को बताएंगे। पैरा विधि में होता यह है कि जो आपकी बीज होती है उसको नर्सरी डालने की जरूरत नहीं होती है, इसे डायरेक्ट हम खेत में बीज जो है फेंक देते हैं। लेकिन कैसे? जैसे आप खेत की तैयारी कर चुके हैं और जो भी ये खादें डालनी है उसे आप डाल चुके हैं, इसके लिए पैरा विधि में आपके खेत में भरपूर नमी होनी आवश्यक होती है। और जबकि परंपरागत विधि में और मेड़ विधि, बेड विधि में आपके खेत में नमी होने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि बाद में आप सिंचाई करते हैं। लेकिन पैरा विधि में आप सिंचाई नहीं करेंगे, तो इस वजह से आपके खेत में भरपूर नमी होनी चाहिए। अब इसके लिए जो बीज हमारी होती है उसे हम कैसे तैयार करेंगे? तो देखिए, आप अपने बीज को ले लीजिए, उसे भिगो दीजिए 24 घंटे के लिए कम से कम, और चाहे तो आप 36 घंटे तक उसे आराम से रख सकते हैं। पानी में भिगो दीजिए। अब 36 घंटे हो चुके हैं, उस बीज को पानी से निकाल लीजिए और फिर उसे लगभग 24 घंटे से लेकर के 36 घंटे के लिए आप जो जूट का बोरा आता है जिसमें आलू भर करके इधर से उधर किया जाता है उसमें रख दीजिए, या कोई भी सूती या कॉटन का जो कपड़ा होता है उसे भिगो दीजिए और उसमें रख दीजिए छाया वाले स्थान पे। और आपकी जो बीज होती है ये अंकुरण की पहली अवस्था में आ जाती है, फूटने लगते हैं, कहीं कहीं पर आपको हल्का सा अंकुरण निकलता हुआ दिखाई देगा। इसी अवस्था में जिस खेत में भरपूर नमी है उस खेत में ले जा करके हम फेंक देते हैं। लेकिन यहाँ पर बीज की मात्रा क्या रहेगी? तो देखिए, जब आप इस तरीके से करने जाते हैं तो आपकी बीज ज्यादा लगेगी, क्योंकि ऐसी विधि में जमाव थोड़ा सा कम आता है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो हमारी बीज है जब फेंकने जाते हैं और इसकी जो मात्रा रहेगी ये लगभग आपकी 5 किलो से लेकर के 6 किलो प्रति एकड़ रहेगी। और ये जो आपकी बीज है इसे आप पूरे खेत में बराबर मात्रा में फेंक दीजिए, और बराबर मात्रा में फेंकने के बाद जो आपका रूटावेटर है उसे अपने खेत में चला दीजिए, जिससे जो आपकी बीज है ये पहले ऊपरी सतह पे होती है, लेकिन जब रूटावेटर चल जाता है तो वह मिक्स कर देती है और आपकी जो बीज होती है ये मिट्टी के 1 इंच के लगभग नीचे चली जाती है और वह फिर निकल करके सामने आती है। अब यहाँ पर भरपूर नमी है, आपको सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब आप इसकी पहली सिंचाई करने जाएंगे तब आप जो हम यहाँ पर पेंडामेथिलीन दवा बताए हैं फिर उसे बालू में मिला करके पूरे खेत में बिखेरना है और फिर उसकी सिंचाई करनी होती है, जिससे जो है आपके यहाँ घास का जो नियंत्रण है ये हो जाता है। और बाद वाली जो दवा है उसको हम आगे वीडियो में लेकर के आएंगे रिजल्ट के साथ, उसको आप देखिएगा। तो ये हो गया आपकी जो रोपाई की विधियां हैं। 3 विधियों को हम आप लोगों को यहाँ पर बताए हैं कि आप किस किस तरीके से प्याज की खेती कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ और भी विधियां हों, लेकिन यहाँ पर जो किसानों के लिए सफल हैं, यह कमर्शियल लेवल पे जो सफल हैं उनको हम बताए हैं। हालांकि और भी विधियां हैं जो हम यहाँ पर उसकी चर्चा नहीं किए हैं।
अब रोपाई की 3 विधियां हो गई, खरपतवार नियंत्रण आपका हो गया। अब हमारी बात आती है सिंचाई और उर्वरक। तो देखिए जैसे ये परंपरागत विधि है, तो इसमें हम आपको जैसा कि बताए थे कि ये आपकी नाली रहेगी और इस नाली में आपका पानी आता है और फिर यहाँ से जो है इस क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। और अगर आप चाहें तो इसे 2 भागों में बांट सकते हैं खेत को। यहाँ पर ये वाला खेत हो जाने के बाद फिर इसकी सिंचाई करेंगे तो यहाँ पर जो ज़्यादा पानी होता है इसे उतार दिया जाता है, तो ये बराबर मात्रा में भी पानी पहुँचता है। तो ये भी एक विधि है परंपरागत तरीकों में। अब ड्रिप से किए हैं तो इसमें आपको हमेशा पर्याप्त नमी बना के रखनी रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपका खेत सफ़ेद हो गया, ऐसा नहीं होने देना है। तो आप अलग अलग मिट्टियों पे अलग अलग तरीके से सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। कहीं मिट्टी में 3 दिन पे आवश्यकता पड़ जाती है, कई मिट्टियों में जो है लगभग 6 दिन के अंतराल पे सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो बस आप एक मेथड याद कर सकते हैं कि आपके यहाँ जमीन सफ़ेद नहीं होनी है, पर्याप्त नमी रहे। क्योंकि जब आपकी प्याज लग जाती है और वह बढ़वार शुरू करती है, तो ऐसे में आप देखे होंगे कि जो आपकी प्याज होती है वो इस तरीके से होती है। अब ये जो आपकी प्याज है यह बढ़ रही होती है, यहाँ पर इसकी लेयर बनती है और जब आप पानी की कमी कर देंगे तो यह मिट्टी साइड वाली जो है ये टाइट हो जाती है बहुत ज़्यादा, और जब पर्याप्त नमी रहती है तो उतना ज़्यादा टाइट नहीं होने पाती है। तो यहाँ पर ये इसके जो अंदर लेयर बन रही होती है पर्याप्त और लगातार बनती रहती है। जो इसके पौधे होते हैं पर्याप्त विकास करने की वजह से इसमें रोग का अटैक कम होगा और यह प्याज जो आपकी ये गोल होगी और इसका जो आकार है ये अच्छा रहेगा। जैसे कोई चौकोर में आती है तो कोई गोल में आती है, जो जिस आकार में है वो सही आकार ग्रहण करेगी। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होता है। अब क्या है कि जब आपकी प्याज पकने की अवस्था में आ गई है तो उसके लिए जो है कुछ काम किए जाते हैं। जो पौधे, जैसे मान लीजिए कि आपका ये प्याज का पौधा है और इस तरीके से उसमें पत्तियां निकली हुई हैं और यहाँ से इसके पत्ते को तोड़ दिया जाता है। उसके लिए हम वीडियो दे दिए हैं, आप जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे उसको तोड़ते हैं। तो ये आपका गिरा देने की वजह से आपकी जो प्याज है यह अच्छी तरीके से गांठदार बन जाती है और यह टिकाऊ होती है। और इसके साथ साथ अगर हल्की फुल्की बारिश भी हो गई या शीत पड़ रही है तो जो प्याज की लेयर अंदर होती है इसमें नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से आपकी प्याज ज़्यादा दिनों तक टिकाऊ रहती है। तो ये काम करने होते हैं सिंचाई के लिए। अंत में जाकर के आपको सिंचाई नहीं करनी होती है, पकने के बाद जब अवस्था पक गई है, क्या पौधा वृद्धावस्था की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, और यह कैसे आप पहचानेंगे उसके लिए वीडियो का लिंक हम दिए हैं, जाकर के देख सकते हैं। बात आती है उर्वरक की। सामान्यतः हम देखते हैं कि जो छोटे किसान होते हैं वह उतना जो है देखभाल नहीं करते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि जो प्याज की खेती होती है सामान्यतः इसमें 3 से 4 बार उर्वरक की जरूरत पड़ती है। अलग मिट्टी, अलग परिस्थिति, अलग मौसम के हिसाब से सामान्यतः आप 3 बार का लेकर के चल सकते हैं। और आप लोगों को एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, इसमें जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जैसे हमारा सल्फर है, बोरान है, मैग्नीशियम है और कैल्शियम है, ये सभी चीज़ें छोटे किसान सामान्यतः नहीं देते हैं। तो क्या कहते हैं कि अच्छा हमारी जो ऊपर की पत्तियां हैं ये जल रही हैं, तो ये समस्या आती है। तो आपको सिंगल सुपर फास्फेट जो है और सूक्ष्म पोषक तत्व आपकी प्याज की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए, इसके लिए हम आगे वीडियो लेकर के आएंगे, वहां पर आप अच्छी तरीके से देख पहचान पाएंगे, देना रहेगा। और यहाँ पर शुरुआत में आप यूरिया का प्रयोग तो करेंगे, लेकिन अंत में आप यूरिया का प्रयोग नहीं करेंगे। और यूरिया का प्रयोग जितना कम कीजिए उतना अच्छा है, क्योंकि अगर ज़्यादा यूरिया का आप प्रयोग करेंगे अपने खेत में तो ऐसी परिस्थिति में जो आपकी प्याज की भंडारण क्षमता है ये कम हो जाएगी। तो यूरिया का जहाँ तक हो सके कम से कम प्रयोग करें। शुरू में जब पौधे वृद्धा की अवस्था में होते हैं तब प्रयोग करें और बाद में ले जाकर के ड्रॉप कर दें। और उसके बाद जो आपकी डीएपी है, सिंगल सुपर फास्फेट है और पोटास है, इन उर्वरकों का प्रयोग करें। तो ये आपके उर्वरक और इसके अंतर्गत जो सावधानियां होती हैं हम बता दिए हैं। अब बात आती है रोग की। देखिए रोग के लिए हम आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर के आएंगे, आप लोग वहां पर देख लीजिएगा कि इसमें जो रोग हैं क्या हैं, कैसे हैं, उसका निवारण क्या हो सकता है। तो ये वीडियो जल्द ही आ जाएगी, आपकी रोपाई होने से पहले ही हम लेकर के आ जाएंगे। अब बात आती है हमारी उत्पादन लागत और मुनाफा। देखिए जैसा कि हम आप लोगों को बताए हैं कि यहाँ पर हम 3 विधियों को बताए हैं, इसके साथ साथ इन पे जो असर पड़ता है ये क्षेत्रीय पड़ता है। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं तो कुछ
उत्पादन मिलेगा, कुछ लागत अलग आएगी। तो ये आंकड़े अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो आपको आंकड़े दे रहे हैं, एक औसत आंकड़ा दे रहे हैं। जो आपके प्याज का उत्पादन होता है ये लगभग आप मान के चलिए कि 100 क्विंटल से लेकर के 120 क्विंटल औसत होता है। लेकिन कुछ किसान होते हैं जो इन आंकड़ों को क्रॉस भी करते हैं, अलग अलग वैरायटियां हैं, उन पे भी उत्पादन आपका निर्भर करता है। लेकिन आप शुरू में खेती करने जा रहे हैं तो जैसे अगर आप एकदम नए हैं तो आप 80 कुंटल का आंकड़ा लेके चलिए, उससे ज़्यादा लेके चलने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये तो आपका हो गया उत्पादन। और इसकी जो लागत आती है, लागत में आप ये मान के चलिए कि अगर आप बेड विधि से कर रहे हैं जिसमें आप ड्रिप भी लगा रखे हैं, तो इस विधि में करने पे आपका जो लागत आती है लगभग आप ये मान के चलिए कि 50,000 से लेकर के 60,000 के लगभग आ जाएगी। और वहीं पर अगर आप परंपरागत विधि से कर रहे हैं तो ऐसे में लगभग आपको 30,000 के करीब लागत देखने को मिलेगी। और वहीं पर अगर आप पैरा विधि से कर रहे हैं तो लगभग आपका 18 से 20,000 रुपये लागत आएगी। यह जो लागत है यह अलग अलग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, ज़्यादा नहीं। यह तीनों विधियों में यह लागत है। आप इस चीज़ को देख करके आपके लिए जो अच्छा रहे वो कर सकते हैं। अब बात आती है मुनाफा की। तो देखिए हम आपको उत्पादन बता दिए, लागत बता दिए। अब यहाँ पर रेट आपको खुद को अपना रखना है। और हम आपसे कहेंगे कि जो एक आप रेट रखिए वो रेट आप रख सकते हैं 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये। ये जो रेट है ये आपके लिए है। और कुछ किसान हैं जो 20 रुपये तक भी पाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप जो प्याज का भंडारण है यह कैसे करते हैं, तुरंत बेचते हैं या फिर रुक करके बेचते हैं। अगर आप उत्पादन लिए और तुरंत बेच दिए तब तो आपको 7 रुपये से लेकर के 10 रुपये के बीच में आंकड़ा मिलेगा। इंतजार किए तो 12 रुपये प्लस आपका जाएगा। और अंत तक गए तो आपको 20 क्या इससे ऊपर भी मुनाफा मिल सकता है प्रति किलो के हिसाब से। लेकिन जितना ज़्यादा दिन आप भंडारण करेंगे उसके वजन में कमी आएगी, उसमें से कुछ प्याज सड़ेगी, उसको छांट के निकालना रहेगा। तो आपका ये खर्चा तो हो जाता है। लेकिन हम आपको अपना पिछला अनुभव बताते हैं। हम पिछले साल 2019 में खेती किए थे, 2020 में हम खुदाई किए उसकी, और उसे हम बेचे नहीं, उसे हम रखे हुए थे। अब हमारे घर की तैयार की हुई बीज थी और उसकी भंडारण क्षमता हमें पता थी, हम उसे रखे हुए थे। और अब जा करके हम बेच रहे हैं। जो ये हमारा अक्टूबर लास्ट और नवंबर है, इसमें हम बेचे हैं। और जो हमें रेट मिला है, क्योंकि देखिए फुटकर में तो हम बेचे नहीं हैं, थोक रेट में बेचे हैं, तो इस वजह से हमें 50 रुपये से लेकर के 60 रुपये प्रति किलो का रेट मिला है। अब यह हम कैसे प्राप्त किए हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है, जिसको हम आपको बताएंगे सफलता का जो मंत्र होता है इसके तहत। अब देखिए आप लोग जो है सभी चीज़ें जान गए हैं कि रेट कैसे मिला है। अब आपको गुणा भाग करना है कि आप 1 एकड़ में कितना निकाल सकते हैं। लेकिन एक जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि आप जो शुद्ध बचत है जो कर सकते हैं वो 80,000 रुपये से लेकर के लगभग आप 2 लाख रुपए तक जो है आप कर सकते हैं। अब यह डिपेंड करता है कि अब आप क्या कैसे कर रहे हैं। अब देखिए हम यह रेट कैसे प्राप्त किए, यहाँ पर जो सफलता का मंत्र है इसके तहत हम बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए हम आप लोगों को बता दें कि सबसे पहले हम बीज का चयन किए, वह भंडारण क्षमता जिसकी अच्छी हो सके उसका चयन किए। जब हम इसका चयन किए तो जो हमारा उत्पादन होता है उसमें यूरिया की मात्रा को हम डाउन करके रखे। अब जब हम यूरिया की मात्रा को कम करके रखे हैं तो इससे जो प्याज की हमारी जो भंडारण क्षमता पे असर नहीं पड़ता है, तो यह ज़्यादा दिनों तक टिकाऊ हुई। अब फिर इसे हम अच्छी देखभाल किए, समय पे उसे खाद दिए, समय पे उसे हम पानी दिए। अगर आप मान लीजिए कि सिंचाई कर रहे हैं और कभी ऐसा हुआ कि आपकी प्याज में नमी की मात्रा बहुत कम हो गई, तो फिर प्याज के उत्पादन पे असर पड़ेगा। और फिर आप प्याज में ज़्यादा पानी लगा दिए तो भी। अब जब आपकी प्याज के पौधे जो हैं पक जाते हैं के बाद जो है आपको उसे गिराना होता है। तो जो हम बताए थे यहाँ पर आप लोगों को कि आप उस वीडियो को जाके देख लीजिए, आप देख करके उसे सीख लीजिए। सही समय पे हम उसको निर्णय लेकर के उसे गिरा दिए और जो हमारी प्याज थी वो अच्छी तरीके से हो गई। अंतिम सिंचाई यह जब पौधे गिरा दिए जाते हैं उसके पहले जो रोक दी जाती है लगभग
10 दिन पहले ही सिंचाई रोक दी जाती है, जिससे पानी की मात्रा प्याज में कम से कम हो सके तो वह ज़्यादा दिनों तक टिकेगी, लेकिन उसके पहले पर्याप्त नमी बनाते हैं। तो ये चीज़ें हम ध्यान में रखें। और जो हमारी प्याज हुई उसे हम ले जा करके घर में लेयर बना दिए, एक जो स्टोरेज था उसे बनाए और वहाँ पर इस तरीके से हम लेयर बना दिए थे, और इस तरीके से हम करके इस पे हम प्याज अपनी रख दिए। और इसकी जो मोटाई रखते हैं ये हम 6 इंच रखते हैं, और यहाँ पर जो हवा का निकास है ये अच्छी तरीके से होनी चाहिए, उमस भरा मौसम नहीं होना चाहिए, गर्मी नहीं होनी चाहिए। तो जो आपकी प्याज है ये भंडारण क्षमता आप घर में आसानी से कर सकते हैं बगैर किसी कोल्ड स्टोरेज वगैरह की सहायता से, और इसमें फैन वगैरह लगा दीजिए। तो आप इस तरीके से करके जो हम रेट बेचे हैं 50 से 60 रुपए किलो, अभी जो रेट चल रहा है थोक रेट में, अभी तो फुटकर में जो है लगभग 80 के करीब चल रहा है इस समय जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि देखिए इन सब चीज़ों को सीखिए, भंडारण क्षमता। और अगर मान लीजिए कि आप भंडारण तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में जो आपकी बीज होती है, अगर वह उसकी स्टोरेज क्षमता 3 से 4 महीने है, तो ऐसे में अगर आप उस बीज को लेकर के भंडारण कर रहे हैं तो क्या मतलब निकलेगा? मतलब उसको अंततः सड़ना ही सड़ना है। तो जिस प्याज की स्टोरेज क्षमता लगभग 6 महीने से 9 महीने के बीच में होती है उसका चुनाव कीजिए, जिससे जब मार्च में आपकी खुदाई होती है तब जाकर के आपका जो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना होता है, ऐसे में रेट चढ़ता है, तो आप यहाँ ला करके अपनी प्याज को बेच सकते हैं। तो यह सभी चीज़ें थी सफलता के मंत्र के अंतर्गत, और हम यहाँ पर आप लोगों को बताए हैं। ये जानकारियाँ आपको कैसे लगी, आपको क्या कुछ नया सीखने को मिला, और आप क्या कुछ नया जानते हैं? आपके यहाँ जो प्याज की स्थिति है क्या है, उसका क्या रेट चल रहा है, किस महीने में, और आप किस क्षेत्र से हैं? आप प्याज की खेती करते हुए कितने दिन हो गए? जो आप अपने अनुभव हैं उसको कमेंट बॉक्स में करके बताएं। मैं हूं देव मौर्य और आप देख रहे थे स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हाँ, हम इसके जो लिंक हैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप जाकर के अन्य वीडियो प्याज की खेती की देख सकते हैं। और हम यहाँ पर पूरा प्रयास किए हैं आप लोगों को प्याज की खेती की गणित समझाने की, जिससे आप लोग अच्छे से करके इसकी जो खेती है सफल बना सके और अच्छे से पैसे कमा सके। हम आप लोगों से मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।